28 साल पहले 21 साल के एक युवा ने योग दीक्षा ली और योगी बन गया। वही युवा पिछले 5 साल से भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और आज चुनावी मैदान में अपने विरोधियों को ललकार रहा है। राज्य में विधानसभा के चुनावों की गर्मी बढ़ रही है और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, हमसे जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार गोरखपुर ही आप वापस आए। विधानसभा का चुनाव भी आप यहीं से लड़ रहे हैं। गोरखपुर आपकी कर्मभूमि भी रही है, यहां से आपका आध्यात्मिक जुड़ाव भी रहा है। आप गोरखपुर ही वापस क्यों आए? बात चल रही थी मथुरा जाएंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर में ये क्या खास बात? हाँ, पार्टी ने मुझसे भी पूछा था और मैंने पार्टी के ऊपर भी छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर उस पर विचार करते हुए तय करती है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे संसदीय बोर्ड का कि उन्होंने मुझे गोरखपुर से पार्टी का प्रत्याशी बना करके पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आज नामांकन भरने की अनुमति दी और आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन फाइल किया है। योगी जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे राजनीतिक सवाल पूछूंगा। 2017 में आप लोगों ने यहां पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि यह इस बार हो पाएगा? एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आजादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि जो एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा यह मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। योगी जी, अगर जितने भी अभी तक सर्वे आए, अगर आप सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 230 से 260 तक सीट बताई है। अलग अलग सर्वे ने अलग अलग वो दिया है। समाजवादी पार्टी की काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले उनकी 40 प्लस कुछ सीटें थी, 43 सीटें थी, अब करीब 100 से ऊपर 150 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है?
आपको लगता है कि 2014 में भाई बहन की पार्टी को भी लोगों ने बहुत हाईलाइट किया था? क्या हुआ था? 2 सीट पाई ना यूपी में। उस समय की प्रदेश की सत्ताधारी दल के बड़े बड़े दावे थे। क्या हुआ था? 5 सीटों पर सिकुड़ गए थे ना। पांचों भी एक ही परिवार के थे। दो 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी ना, जनता ने खारिज किया। उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उन सब के इतर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। 2019 में महागठबंधन बन गया था। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और भी अन्य तमाम लोग उसके साथ जुड़ गए थे। परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी 64 सीट पाकर के नंबर 1 पर थी। जी। नंबर 2 पर जो थी वो मात्र 10 सीटें पाई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 1 सीट पाई। इस चुनाव में भी आप यही देखेंगे। जी, उस वक्त भी सर्वे आपको कम सीटें दी। मैं क्या कह रहा हूं ना, देखिए, सर्वे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों, आप तीनों चुनावों का देख लें। जी। तीनों चुनाव में क्या ट्रेंड है और मतदान का ट्रेंड क्या है। आप पिछले 6 महीने के अंदर देखें। 6 महीने पहले सपा गठबंधन कहा था, 3 महीने पहले कहा था और 1 महीने पहले कहा था, और आज कहां पे है। ये 4 अलग अलग सर्वे भी आप देखेंगे तो वो लगातार उनको डिक्लाइन की तरफ है। जी। बीजेपी अप कर रही है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। और प्रथम और द्वितीय चरण के टिकट वितरण के बाद जब प्रचार की कार्रवाई शुरू हुई, आज बहुत स्पष्ट स्थिति है कि बीजेपी 300 पार सीट पाएगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं तो पहले इस चीज को बोल चुका हूं। जी। देखिए, ये चुनाव अंततः 80-20 का होना है। 80 में बीजेपी को रहना है, 20 में बाकी शेष दलों को रहना है। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं। जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। एप्रिशिएट किया उन्होंने। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए, ये अन्न योजना क्यों मिल रही है, क्योंकि अब तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था,
जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहां चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं। तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे, जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं। कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को। बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और प्रगति उनको भाती भी नहीं। वे पलायन उनको पसंद है, व्यापारी पलायन कर जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा होता रहे, निर्दोष लोग मरता रहे, वो इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वोट का पोलराइजेशन होता है। क्योंकि उनको वोट बैंक पसंद है जी। उनको सुरक्षा पसंद नहीं। वोट बैंक के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा नहीं, अभी संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं किया, सबने उसको समर्थन किया जी। सिवाय पाकिस्तान के। से राहुल गांधी क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपने को मानते हैं और वह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। निशाना इस वक्त आपका राहुल गांधी जी पर है, पर मुझे लगता है लड़ाई यहां पे दो तरफा होती जा रही है। लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी से। नहीं, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी के बयान को भी यहां पे उद्धृत करना आवश्यक है, क्योंकि मैंने केवल राहुल जी का ही नाम नहीं लिया। मैंने तो इससे पहले कहा ना कि सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची, जिस प्रकार के चेहरों को उसमें महत्व दिया गया और उन चेहरों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार की थ्रेड दी गई, 4.5 वर्ष तक शांत थे जी। अचानक टिकट घोषित होते ही उनकी गर्मी चढ़ने लग गई, तो उस गर्मी का जवाब भी आवश्यक था। जहां आप 80% और 20% की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य वो 85% और 15% की बात कर रहे हैं। वो इस चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का कलर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, जहां हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। सच्चाई तो ये है कि नाम भले ही समाजवादी होगा, सोच तो परिवारवादी ही है और काम दंगावादी से आज भी उभर नहीं पाया है। योगी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप मोदी जी का स्लोगन रहा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप इसको दोहराते हैं, आप हर मंच से इस बात को कहते भी हैं। अगर आपने इतने कैंडिडेट्स अभी तक घोषित किए हैं, मगर मुसलमान कोई भी कैंडिडेट आपने घोषित अभी तक नहीं किया है। देखिए, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि
योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? मेरा वही रिश्ता उनके साथ में है जो उनका रिश्ता मुझसे है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री हैं जी श्री मोहसिन रजा। जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं नकवी जी। नकवी साहब। और भी इस प्रकार के चेहरे हैं। जी आरिफ मोहम्मद खान जी आपके जो हैं केरल के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से या किसी जाति या मजहब से कोई विरोध नहीं है। जी लेकिन हां, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। तो भारत को प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। हमारी व्यवस्था व्यक्ति, जाति, मत और मजहब का आधार नहीं बन सकती। यही भारत का सेकुलर स्टेटस है। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं हो सकता, और सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। पिछली बार जब आप लोग 2017 में प्रचंड बहुमत से जीते थे तो आपका वोट शेयर 40% के ऊपर था। बीएसपी, एसपी ये 20-22%, इन दोनों का अपना आपस में अलग अलग था, दोनों को अलग अलग। मुस्लिम वोट स्प्लिट हुआ था उस बार, पिछली बार, क्योंकि दोनों ने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया था। इस बार फाइट थोड़ी टू वे है। बीएसपी की बात ज्यादा सुनाई नहीं दे रही है। मायावती जी अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रही। तो क्या आपको लगता है कि जो और वोट बैंक छोटे मोटे इनसे जुड़ रहे हैं, जैसे कि राजभर हो गए, जाट हो गए, तो ये सब मिलजुल कर, मुस्लिम यादव पहले से समाजवादी पार्टी के संग रहा है, ये सब मिलजुल कर कुछ इस बार एक फाइट दे सकते हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक जो आप लोगों का विश्लेषण है कितना सच होता है मैं कह नहीं सकता। आप ये मान के चलिए कि ये जो गठबंधन है, इससे बड़ा गठबंधन 19 का था। ये सभी दल तब भी एक थे। उसका कोई असर नहीं होना है। अब ये गठबंधन से ऊपर उठ चुका है चुनाव। फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने दीजिए ना। ये इलेक्शन सुनामी बनेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है जी। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं। मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? ब्राह्मण वोट की अगर थोड़ा सा बात करें तो अखिलेश जी काफी ब्राह्मण वोट को वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम जयंती भी मनाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? भारत की आस्था, क्या एक प्रबुद्ध समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि राम भक्तों पर गोली चलनी चाहिए? क्या वो स्वीकार करेगा कि पश्चिम में दंगे होते रहे या प्रदेश के अंदर दंगों की बाढ़ आती रहे? कभी नहीं स्वीकार करेगा, कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। और फिर जिन लोगों के चरित्र को लोग देख चुके हैं, ये लोग तो क्या क्या नारा लगाते थे पहले जी। तो सब तो वही है, वही हवा है, वही सपा है।
वही दंगे फसाद की उनकी मानसिकता आज भी है। बदला क्या है? बदला क्या है जिससे उसमें ब्राह्मण समाज विश्वास करे? कुछ तो एक ऐसी चीज दिखाई तो दे। आपका मानना है कि ब्राह्मण आप ही के साथ रहेगा? मैंने क्या भारतीय कहा ना, जी, हमारे साथ समग्र समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन का पक्षधर है और राष्ट्रवाद का पक्षधर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। योगी जी, 3 मंत्रियों ने आपको छोड़ा और 10 एमएलए भी आपको छोड़ कर गए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पिछड़ा वर्ग थोड़ा सा बीजेपी से? देखिए, वहां से भी बहुत सारे लोग बीजेपी में आए हैं जी, मुलायम सिंह जी के समधी फिरोजाबाद में सिरसागंज से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। उनके ऊपर ऐसे ही परिवारवाद का आरोप कम लगेगा, कुछ परिवार वालों को आपने ले लिया है। वो तो अंतिम सिलसिला है, वो तो वहां पे वो कम नहीं होने वाला, वो सोच तो घूम फिर करके वही जानी है। जिनको लगता था कि वहां पे गलत हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, संगठन चलाने की भी सामर्थ्य नहीं रही है, वो लोग वहां से हटे हैं कि वहां डूबने से अच्छा है हम यहां बीजेपी में आएंगे। और जो बीजेपी में आ रहे हैं इस आश्वासन के साथ नहीं आ रहे कि टिकट पाएंगे। पार्टी की मेरिट में खड़े उतरेंगे तो पार्टी टिकट देगी, नहीं उतरेंगे तो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार है। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, एक लंबी श्रृंखला है इनके। पिछड़े वर्गों के लिए आपका क्या मैसेज? प्रदेश के अंदर क्या से अनिल राजभर क्या कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं? या उत्तर प्रदेश के अंदर जयप्रकाश निषाद हमारे मंत्री हैं? एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन सामाजिक न्याय को देखने के साथ साथ वे लोग योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी भी परिवारवाद का चस्का लगा है, जिनको लगता था कि नहीं सामाजिक न्याय के नाम पर केवल उनके परिवार के लोगों को ही सब कुछ मिलता रहे, बाकी अन्य लोगों को न मिले, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही। अमित शाह जी जब से इलेक्शन चुनावी मैदान में कूदे हैं, तब से जयंत चौधरी जी के और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस उनको भेजे। उन्होंने कहा आदमी सही है, गलत पार्टी में है। जयंत जी ने पलटवार किया, उन्होंने मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं कि जो पलट जाऊं। इसको आप कैसे देखते हैं? स्वाभाविक रूप से उन्होंने तो जयंत जी के ही हित के बारे में बोला कि हो सकता है वह अच्छे हों, लेकिन एक बुरे दल में फंसे हुए हैं। जो दल स्वयं डूब रहा है उसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो डूबती हुई नैया में आप सवारी करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसको गलत तरीके से जयंत जी ने लिया है तो ये गलती जयंत जी की है। जयंत चौधरी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि बेचारे कभी दिल्ली से बाहर निकलते नहीं। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हो रहे थे, जाट युवक मारे जा रहे थे, निर्दोष युवकों को फंसाया जा रहा था, किसान वहां मारे जा रहे थे, उस समय जयंत जी की सहानुभूति उन मरने वाले यूथ के साथ में नहीं थी। किसी भी परिवार के साथ सिंपैथी दर्ज करने के लिए नहीं आए थे। पूछे ना, गौरव और सचिन के परिवार से पूछिए, क्या गए थे क्या उन लोगों के साथ मिलने के लिए? आपको लगता है किसान बिल की वजह से आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई है? इसके वजह से कुछ माहौल ऐसा बन गया है? यूपी में किसान आंदोलन का कोई भी मतलब नहीं था, और उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब किसान बिल पास हुए थे इसका समर्थन उस समय किया था, स्वयं मुख्यमंत्री आवास पे आकर के किए थे। बाद में किन कारणों से धरने पर बैठे वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसान से पूछेंगे, वह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी सहायता दी गई, कृषि ऋण से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, उन सभी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और
हर एक योजना का कई गुना लाभ पिछली सरकारों की तुलना में उनको प्राप्त हुआ है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा जो थे मोदी जी थे, प्रचंड बहुमत मिला। क्या ये कहना सही होगा कि इस बार जो भी आपको सीटें मिलेंगी वो एक आप पर रेफरेंडम होगा? हमारे लिए तो हर दिन अपने आप में एक परीक्षा होती है। हमारे लिए सत्ता ये सुख भोगने या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम नहीं होता है। सत्ता को हम लोगों ने हमेशा परीक्षा पे खरा उतरने का एक माध्यम माना है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक है थोड़ी बहुत खेमेबाजी यहाँ पर भी है। मोदी जी ने कुछ महीनों पहले आपके ऊपर हाथ रखा और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पार्टी को दिया कि सब एक साथ हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं। आप अपनी केमिस्ट्री मोदी जी के संग कैसे देखते हैं? कब मिले थे आप उनसे पहली बार? देखिए, मोदी जी देश के नेता हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं और एक अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री के रूप में भी, नेता के रूप में भी सदैव मिलता है। वे अभिभावक हैं, अभिभावक से मतभेद होने का तो प्रश्न ही नहीं होता जी। जी जी, नहीं, बहुत सपोर्ट किया, हर मन से आपके बारे में बहुत हम लोग सराहना जो की। भी कर रहे हैं जी, और जो कुछ भी कर पाए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हमें सफलता प्राप्त हो पाई। हम सब की ओर से आपको इस चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।